नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी से दूसरी इकाई उसमें से चौथा अध्याय साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी यह लेकर आई हूँ। यह वैचारिक निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज हम इसकी व्याख्या देखते हैं, इसके संपूर्ण अर्थ को व्यवस्थित रूप से और सरल रूप में देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक ही बार में ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक ही बार में हम इसको फिनिश कर देंगे। तो साहित्य यानी क्या, आपको पता है साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर, और निष्कपट यानी पवित्र, एकदम असली, है ना, या जिसको बोलेंगे वास्तविक, जो वास्तविकता के एकदम निकट हो वो पवित्र, है ना। विधा यानी प्रकार है एक, और डायरी यानी आप जानते हैं कि डायरी क्या है। यानी डायरी जो है वह साहित्य की निष्कपट विद्या है, यानी लिटरेचर की एक प्रकार का वास्तविक प्रकार है, सच्चा प्रकार है, उसको हम डायरी कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं गद्य संबंधी में वैचारिक निबंध में विचारों या भावों की प्रधानता होती है। प्रत्येक अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो वैचारिक निबंध होता है उसका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से हमेशा जुड़ा हुआ होता है। इसमें विचारों की श्रृंखला बनी रहती है, यानी विचारों की जो कड़ी है, जो उसकी चेन है, वो बनी हुई रहती है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने डायरी विधा के लेखन की प्रक्रिया के महत्व और आदि को स्पष्ट किया। यानी उन्होंने डायरी विधा के जो लेखन की प्रक्रिया यानी कैसे लिखा जाता है और उसके इम्पोर्टेंस को यहाँ पे बताया हुआ है। तो आइए हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि डायरी जो है हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। यानी एक तो डायरी जो है एक प्रकार से तो सबसे पुरानी विधा है, यानी बहुत पुराने समय से लोग जो है डायरी लिखते आ रहे हैं। रोज़ अपने जीवन के बारे में, रोज़ की घटित घटनाओं के बारे में क्या करते हैं लोग, जिनको बहुत शौक होता है वो डायरी के अंदर लिख के रखते हैं। अब डायरी हिंदी गद्य साहित्य यानी क्या, हिंदी में जो प्रोज लिखे जाते हैं, गद्य यानी प्रोज, तो प्रोज लिटरेचर जो है यानी गद्य साहित्य जो है उसकी ये दिन प्रतिदिन नई होती जाने वाली विधा, पुरानी होते हुए भी नई होती जाने वाला प्रकार है। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है। यानी इन सब की तुलना में जो है डायरी सबसे पुराना प्रकार है। और इसके प्रमाण भी है, यानी इसके तो सबूत भी है हमारे पास में, है ना, कई प्रकार के। यह विधा नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। अब इस विधा को यानी इस प्रकार को जो है नया क्यों बोलते हैं, नया इस अर्थ में बोलते हैं इसको कि ये मनुष्य के किसी भी व्यक्ति के दैनंदिन जीवन क्रम से, यानी रोजमर्रा का जो कार्य रहता है, उसका रोजमर्रा का जो जीवन क्रम रहता है उसके साथ घनिष्ठता से, यानी पक्के रूप से ये जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि डायरी में अपने जीवन की रोज घटी हुई घटनाओं को रोज के रोज लिखा जाता है। आज दिन भर क्या हुआ उसको शाम को लिखा जाता है, या जब भी समय मिले दिन में तब लिखा जाता है। तो इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी यानी कि दैनिकी अथवा रोजनिशी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं। यानी ये दैनंदिनी, दैनिकी और रोजनिशी, ये तीनों नाम का मतलब है डायरी, है ना। ठीक है, इसको दैनिकी भी बोला जाता है, और परंतु इसे आजकल डायरी कहने पर हम विवश है यानी मजबूर है। ठीक है, लेकिन आजकल हम इनको इन नामों से नहीं जानते हुए इसे हम किस नाम से जानते हैं, डायरी के नाम से जानते हैं। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे आदि को दर्ज किया जाए। डायरी क्या होती है, जिसके अंदर हम डेट वगैरह डाल के लाइन से, तारीख से, आज इस डेट को ये किया, उस डेट को वो किया, ये डेट को ये लिया, ये दिया, ये सारा हिसाब किताब ब्यौरा हम इसमें दर्ज करते हैं, यानी लिखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। दर्ज करना यानी रिकॉर्ड करना। डायरी का यह अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय, ये डायरी का सबसे सामान्य, सबसे साधारण परिचय यानी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, परिचय यानी इंट्रोडक्शन। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है, यानी आम लोग जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि डायरी का जो विशेष रूप है वो क्या होता है। क्योंकि हमारे सामने अगर कोई बोले कि डायरी, तो हमारे घर में जो डायरी होती है हमें वही समझ में आती है कि महीने भर का जो हम लोग हिसाब किताब उसके अंदर लिखते हैं उसको हम डायरी बोलते हैं। इस डेट को हमने ये खर्चा किया, ये लेकर आए, ये खरीदा, इतना पैसा खर्च किया, ये सारी चीज़ें हम, ये बिल चुकाए वगैरह, सब्जी लाए, ये लाए, वो लाए, ये सब हम लिख के रखते हैं, हम उसी को डायरी मानते हैं। लेकिन डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक हमको जानकारी नहीं होती है, हम उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, है ना। हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। यानी हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य को हम अगर देखते हैं तो इसके
इसके विकास में और इसके उत्कर्ष में अर्थात इसके उत्थान में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है, ने जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, एकदम अतुलनीय है ना। यह विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। और ये तो एक तरीके की असंगति है, विडंबना यानी असंगति, जो अच्छा है उसको अच्छा न बोलना, ये तो विडंबना ही हो गई ना। तो ये एक विडंबना ही है कि उसकी अब तक उपेक्षा होती आई है, ना उसका अनादर होता आया है, उसका अपमान होता आया है। ठीक है, कोई इसे पिछड़ी विधा तो कोई इसे अर्ध साहित्य विधा मानता है। कोई कहता है कि ये तो पिछड़ी हुई विधा है, पिछड़ा हुआ प्रकार है साहित्य का, इसको कोई महत्व नहीं है। और कोई कहता है कि ये अर्ध साहित्य यानी आधा ही साहित्य है ये। तो एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विद्या नहीं है, यानी अच्छे लोगों की विधा नहीं है। साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। परंतु अगर हम साहित्य की विधाओं को अर्थात साहित्य के यानी लिटरेचर के जो प्रकार होते हैं उनको कुलीन या अकुलीन, अच्छा या बुरा, इसमें भेदभाव करें तो फिर वो तो हमारी साहित्य की गरिमा के अनुकूल नहीं है ना। ये यहाँ पे बोला गया सभी विधाएं अपनी अपनी जगह अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत, अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। तो बोलते सभी विधाएं, जितने भी प्रकार होते हैं साहित्य के, लिटरेचर के जितने भी प्रकार होते हैं, सभी कम या अधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत यानी उसकी भावना, उसके विचार जगत यानी वो जो विचार उसके दिमाग में चलते वो, और अनुभूति जगत यानी जिसको वो अनुभूत करता है, जिसकी उसको फीलिंग होती है वो, इन सब चीज़ों का जो प्रतिनिधित्व है, ये चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे डायरी हो, ये सब इन्हीं चीज़ों के बारे में बताती है, इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब की तरह होता है। वाकई में ये सत्य है कि मनुष्य का जीवन क्या है, एक किताब की तरह ही तो होता है। रोज़ एक नया पन्ना, जैसी सुबह होती है नया कोरा सा पन्ना हमारे सामने आता है, हम उसके ऊपर जो चाहे वो लिख सकते हैं ना। तो ये हमारी जीवन जो है हमारा, ये एक किताब की तरह होता है। और यदि इस जीवन का अंकन मनुष्य जस का तस किताब के रूप में करता जाए तो किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। अब ये बोल रहे हैं कि जो हम रोज का जीवन जीते हैं, अगर इस जीवन को हम एक तरह से जैसा का तैसा, जस का तस यानी जैसा का तैसा उसी रूप में किताब में लिखते जाएं तो ये किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, प्रशंसनीय हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको जैसा जिया वैसा का वैसा ही लिखा है, एकदम वास्तविकता और सत्य के साथ में उसको लिखा गया है। अब यहाँ देखो, डायरी में मनुष्य अपने जीवन एवं बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थितियों को यथास्थित अंकित करता है। अंतर्जीवन यानी आंतरिक जीवन, उसके अंदर का, उसके मन का जीवन, और उसका बाह्य जीवन यानी बाहरी रूप से वो जैसा जीता है वैसा। मनुष्य के दो रूप होते हैं, एक आंतरिक रूप होता है, एक बाह्य रूप होता है ना। जो अंदर का रूप होता है वो उसको स्वयं को ही पता होता है, वो बाहर के किसी को मालूम नहीं होता। और जो बाह्य जीवन रहता है वो दिखावे का जीवन रहता है, वो जैसा लोग चाहते हैं वैसा मनुष्य बाहर व्यवहार करता है, उसको बाह्य जीवन बोला जाता है ना। तो हमारे अंदर जो भी कुछ है वो हमारे ही अंदर रहता है। तो कहने का मतलब डायरी में मनुष्य अंतर्जीवन और बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थिति को यथास्थित अंकित करता है। अब मनुष्य क्या होता है, बाहर लोगों के सामने तो जैसा है वैसा का वैसा पेश नहीं हो सकता, वैसा का वैसा लोगों को नहीं बता सकता। लेकिन डायरी एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर वो जैसा है, जो है, उसने जो किया, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सत्य को उसके अंदर यथास्थिति जैसा का वैसा अंकित कर देता है, अर्थात लिख देता है। जीवन के अंतर्द्वंद यानी कि आंतरिक जो वाद होते हैं, संघर्ष होते हैं, कश्मकश होते हैं, उनको अंतर्द्वंद बोला जाता है जीवन के, लाइफ के, है ना। वर्जनाओं यानी कोई किसी प्रकार की कोई वर्जनाएं, रोक है ना, ये नहीं करना वो नहीं करना। पीड़ाओं यानी दुख, यातना यानी कष्ट, दीर्घ अवसाद यानी दुख के बड़े बड़े क्षण, दीर्घ अवसाद के क्षणों, एवं अनेक विरोधाभास है ना, कई तरीके के विरोधाभास के बीच संघर्ष में अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। इन सभी विरोधाभासों के बीच में अपने आप को क्या रखती है डायरी लिखने से, हम अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। और ये इसी चीज़ की प्रक्रिया यानी प्रोसेस है ना, डायरी में लिखना यानी अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को प्रसन्न रखना। और जो है मन में की, चाहे वो बुरी चीज़ हो चाहे भली चीज़ हो, जो मन में है वो सब लिख के अलग हो जाना। क्योंकि जो बात हम प्रकट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, वो अगर मन में रह जाती है तो मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप से जी नहीं पाता, खुश नहीं रह पाता। इसलिए डायरी के अंदर अगर लिख दें तो फिर मन हल्का हो जाता है। इसलिए अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन जो है, डायरी प्रकाशन
योजना का भाग नहीं होती और न ही लेखकीय महत्वाकांक्षा का रूप ही होती है। इसलिए जो डायरी होती है एक्चुअली मनुष्य उसके अंदर सब कुछ सच सच लिख देता है और वो ये नहीं सोचता कि मुझे इसको पब्लिश करवाना है ना। पब्लिश करवाने के लिए जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो बड़ी सोच समझ के लिखी जाती है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ये जो डायरी है ये प्रकाशन का भाग नहीं होती और न ही लेखकीय महत्वाकांक्षा का रूप होती है और न ही इसमें लिखते समय मनुष्य ये सोचता है या लेखक ये सोचता है कि मैं इसमें इतना अच्छा लिखूँ कि लोग मुझे बहुत बड़ा समझे, बहुत ज्ञानी समझे, बहुत विद्वान समझे। यानी ऐसी कोई भी महत्वाकांक्षा उसके अंदर नहीं रहती है। साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन और तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। यानी साहित्य की जितनी भी दूसरी विधाएं या जितने भी दूसरे प्रकार होते हैं, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी लेखन हो, चाहे वो पोएट्री हो, उनमें लिखना उसके पीछे क्या इच्छा रहती है कि उसको प्रकाशित करना है, लोगों के सामने लाना है और उससे क्या करना है, प्रतिष्ठा पाना है, मान सम्मान पाना है। वे एक कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है, एक बनावटी रूप में लिखी जाती है, बनावटी जोश में उसको लिखा जाता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के जोश में उसको जो है लिखा जाता है और वो बहुत सावधानी पूर्वक लिखी जाती है। उसमें ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं लिखी जाती, लगभग वही बातें लिखी जाती है जिससे कि हमें सम्मान प्राप्त हो सके, हमें लोग अच्छा कहें। साहित्य के लगभग सभी विधाओं के सृजन कर्म के पीछे उसे प्रकाशित करने का उद्देश्य मूल होता है। यानी इसके पीछे, इसकी रचना के पीछे, उसको लिखने के पीछे उसको पब्लिश करने का ही उद्देश्य होता है हम लोग का, है ना। डायरी में यह बात नहीं है, डायरी में बिल्कुल ये बात नहीं है, कोई भी उसको प्रकाशित करना नहीं चाहता है। तो हिंदी में आज लगभग 150 के आसपास डायरियाँ प्रकाशित हो गई, फिर भी हम देखते हैं कि 150 के आसपास जो है डायरियाँ साहित्य जगत में प्रकाशित हो गई और इनमें से अधिकांश डायरीकारों के देहांत के पश्चात डायरियाँ जो है प्रकाश में आई है। यानी जीते जीते उन्होंने जो है उस डायरी को प्रकाशन के लिए नहीं दिया, लेकिन जब वो मर गए तो फिर उनकी डायरियाँ जो है उनके घर के लोगों ने या दूसरे उनके साहित्य जगत के लोगों ने जो है प्रकाशन में लेकर आए। कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम के 100 वर्ष बाद भी प्रकाशित हुई है, यानी कई तो लेखकों की मृत्यु के 100 सालों के बाद में भी प्रकाशित हुई है। ठीक है, डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है। मनुष्य की अनुभूति एवं अनुभव जगत से संबंधित छोटी से छोटी एवं तुच्छ बात, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं। अब यहाँ डायरी के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई थीम होना चाहिए, ऐसा कोई भी बंधन उसके अंदर आपको बॉन्डेजेस नहीं है। तो मनुष्य की अनुभूति यानी वो क्या अनुभव कर रहा है, क्या फील कर रहा है, जगत से अनुभूति और अनुभव जगत से संबंधित छोटी छोटी बातें, भले वो तुच्छ क्यों नहीं हो, यानी किसी काम की हो या क्यों नहीं हो, कौन सा प्रसंग यानी घटना, विचार यानी उसके मन में क्या विचार उस दिन आए, दृश्य यानी उसके आंखों के सामने उसने जो दृश्य देखा हो, ये सब उसके विषय वस्तु बन सकते हैं, उसके सब्जेक्ट बन सकते हैं, उसके थीम बन सकते हैं लेखन के, है ना। और यह डायरी में तभी आ सकता है जब डायरीकार का अपने जीवन पर परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार एवं तटस्थ हो तथा अपने आप को व्यक्त करने की भावना बेलाग, निष्कपट एवं सच्ची हो। और ये सब चीज़ें डायरी में तभी आ सकती है, यानी हर छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ भाव, छोटे से छोटा विचार भी एक डायरीकार तभी लिख सकता है जब वो अपने स्वयं की लाइफ से यानी अपने जीवन से एवं परिवेश से यानी अपने आसपास के वातावरण के प्रति उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया जो है, दृष्टिकोण यानी नज़रिया, उसका नज़रिया नरम हो और साथ में वो इन सब चीज़ों के करीब हो, अपने वातावरण के करीब हो, अपने परिवेश के करीब हो, है ना। तो वो अपने आप को जो व्यक्त करेगा तो उसकी भावना कैसी रहेगी, बेलाग रहेगी, यानी बिना किसी आधार के, यानी उसमें कोई लाग लपट नहीं रहेगी, कोई कपट की भावना नहीं रहेगी, वो कैसी रहेगी, निष्कपट रहेगी, अर्थात पवित्र रहेगी, सच्ची रहेगी। डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल एवं आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विद्या है। डायरी जो है साहित्य की सबसे सरल विद्या है, जिसमें व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने आप को प्रकट कर देता है, अपने अंतर मन को जो है प्रकट कर देता है। यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती हुई धीरे धीरे और क्रमशः अग्रसर होने वाली विद्या है। ये क्या है, अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती, मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपने आप को एक्सप्लोर करता है ना। और इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अग्रसर होते होते ये आगे जाकर आगे बढ़ने वाली जो है विधा है, आगे बढ़ने वाला जो है प्रकार है। ठीक है, इस तरह से ये आगे बढ़ती जाती है। डायरी में जो जीवन है वह सावधानी पूर्वक रचा हुआ जीवन नहीं है, यानी ध्यान रख के रचा हुआ जीवन नहीं है कि मेरे बाद में कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा वगैरह। ये जैसा है वैसा लिखा
हुआ है। तो डायरी में वह कसाव नहीं होता जो अन्य विधाओं में देखा जा सकता है। यानी दूसरे प्रकारों में हम गद्य के चाहे कोई भी प्रकार हो, उनमें जो हम कसाव एक देखते हैं, कहानी का जो लिंक हम देखते हैं, या उसके अंदर जो एक बनावटीपना हम देखते हैं, वो हमको इसके अंदर नहीं दिखाई देता है। डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है। यानी हम उस व्यक्ति के, जो डायरी लिख रहा है, उस व्यक्ति के जीवन को हम आर पार देख सकते हैं। एकदम स्वच्छ, सरल और ट्रांसपेरेंट उसका लाइफ रहता है। उसने हर चीज़ उसके अंदर लिखा हुआ रहता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर रहती है, जिसमें सब कुछ निसंकोच उभर कर आ जाता है, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के उसके अंदर सब कुछ जो है उभर कर आ जाता है। तो डायरी विधा के रूप में संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। यानी डायरी की संस्थान, जो डायरी विधा के रूप संस्थान का मूल आधार, यानी डायरी के प्रकार का जो मूल आधार है, यानी इंस्टीट्यूट है, वो क्या है? दैनिक कालानुक्रम योजना। यानी आप रोज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे क्या कर रहे हैं, ये योजना जो है आपकी, वो उसमें काम में आती है। अंग्रेजी में इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स, है ना। इवेंट्स जो भी घटनाएं घट रही है उनका रिकॉर्ड रखना। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है। अगर आपने इवेंट को बिल्कुल टाइम टू टाइम मैंने क्रमशः नहीं रखा, एक के बाद एक नहीं रखा, तो फिर उसका कोई रूप नहीं है। यह फिर फर्जी भी हो सकता है ना। इन्होंने कहा यह फर्जी भी हो सकता है। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियाँ और नाटक इसी फर्जी कालानुरूप में लिखे गए। उन्होंने कहा कुछ कुछ तो उपन्यास, कहानियाँ और नाटक भी ऐसे हैं जो फर्जी कालानुरूप में लिखे गए हैं, और यहाँ पे सिर्फ डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है। यानी कोई जो उपन्यास, उसकी कहानियाँ एक कैलेंडर के एक तारीख को शुरू हुई, दूसरी तारीख दी गई उस दिन जो घटना हुई, तीसरी तारीख दी गई उस दिन जो घटना हुई, मंथ लिखे गए जिसमें जो घटनाएं हुई, इस तरीके से उसका कालानुरूप इसमें दिया गया है। तो वो सिर्फ एक शैली, वो सिर्फ एक स्टाइल है, उसमें सत्य नहीं है ना। वो जीवन के सत्य को वास्तविकता के अंदर वो लिखा हुआ नहीं है। तो दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसी कालानुक्रम में अंकित करता है। जो डायरी लिखता है वो व्यक्ति अपने सारे प्रसंग को, इन सब चीज़ों को जो है एक के बाद एक कालानुक्रम यानी अनुक्रम के हिसाब से नंबर वाइज उसको लिखता है। परंतु इसके पीछे डायरीकार की निष्कपट स्वीकारोक्ति का स्थान सर्वाधिक है। परंतु ये सब लिखने के पीछे एक बात होती है कि डायरीकार जो है उसके अंदर जो है पवित्र रूप से स्वीकार हर चीज़ को, चाहे वो बुरी हो चाहे भली, उसको स्वीकार करने की एक भावना होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। वही स्थान सर्वाधिक है। बाज़ारों में जो कॉपियाँ मिलती है उनमें छिपा हुआ कालानुक्रम होता है। बाज़ारों में जो हमें डायरी की कहानी, ये प्रतियाँ मिलती है, उनके जो रूप मिलते हैं, उसमें सब छिपा हुआ रहता है, हिडन रहता है। इसमें हम अपने दैनंदिन जीवन के अनेक व्यावहारिक ब्यौरों को दर्ज